हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ओडिशा हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम की 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चंस में से पहला 10 क्वेश्चंस ग्रामर से, इसके बाद 5 क्वेश्चंस लैंग्वेज स्टडी से, इसके बाद 5 क्वेश्चंस है वोकाबुलरी स्किल से, इसके बाद 10 क्वेश्चंस है पोएम से, एंड इसके बाद 10 क्वेश्चंस है नॉन डिटेल स्टडी से, एंड लास्ट 10 क्वेश्चंस है प्रो सेक्शन से। ओके, अगर आप कोई भी डाउट है, आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप मुझे पूछ सकते, एंड कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कर सकते। तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है। ऑप्शन ए, व्हाट एक्सलेंटली यू सिंग। ऑप्शन बी, हाउ एक्सलेंस यू सिंग। ऑप्शन सी, हाउ एक्सलेंटली यू सिंग। ऑप्शन डी, व्हाट एक्सलेंस यू सिंग। ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, व्हाट एक्सलेंटली यू सिंग, ये इनकरेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट एक्सलेंटली यू सिंग, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, हाउ एक्सलेंस यू सिंग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, व्हाट एक्सलेंस यू सिंग, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, हाउ एक्सलेंटली यू सिंग, दिस इज करेक्ट आंसर। तो रीजन क्या है? इसके पीछे एक रूल है। हाउ एक्सलेंटली यू सिंग, ये एक रूल को फॉलो करते हैं। ये सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये रूल फॉलो करते हैं। तो हाउ यूज हो गया, इसके बाद एक्सलेंटली एक एडवर्ब है, ये भी यूज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, एंड सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब भी आ गया। तो हाउ एक्सलेंट यू सिंग, हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर के साथ ये सेंटेंस लिखा गया, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए 3 रूल्स है, आप ये सब याद करना चाहिए। तो पहला रूल क्या है? व्हाट प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, ये पहला रूल है। तो दूसरा रूल क्या है? तो व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो तीसरा रूल क्या है? तो हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये 3 रूल है। ओके, तो आप ये सब रूल्स याद करना चाहिए। नंबर 2, हार्डवर्क इज नेसेसरी टू सिक्योर गुड मार्क्स, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ एक इंस्ट्रक्शन है, व्हिच वन कैन बी द कंपाउंड सेंटेंस विथ सिमिलर मीनिंग। ये सेंटेंस के लिए हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, क्यों? यहाँ इज ए सिंगल फाइनाइट वर्ब, इज ए सिंगल फाइनाइट वर्ब। अगर एक सेंटेंस में एक सिंगल फाइनाइट वर्ब आते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। हार्डवर्क इज नेसेसरी टू सिक्योर गुड मार्क्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। तो पहला ऑप्शन ए, it is necessary to work ahead for good marks. Option B, unless you work ahead, you won't secure good marks. Option C, work ahead or secure good marks. Option D, you must work ahead or else you will not secure good marks. Okay? ये 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है। ये 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है। ओके, तो ऑप्शन ए, इट इज नेसेसरी टू वर्क अहेड फॉर गुड मार्क्स, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, unless you work hard you won't secure good marks, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, वर्क अहेड और सिक्योर गुड मार्क्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, यू मस्ट वर्क अहेड और एल्स यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो क्यों? ऑप्शन ए, इट इज नेसेसरी टू वर्क अहेड फॉर गुड मार्क्स, ये सिंपल सेंटेंस है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी, अनलेस यू वर्क अहेड यू वोंट सिक्योर गुड मार्क्स, यहाँ अनलेस यूज हुआ, तो अनलेस एक एडवर्ब क्लॉज में यूज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में यूज होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सिक्योर गुड मार्क्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं। ऑप्शन सी, वर्क हार्ड और सिक्योर गुड मार्क्स, यहाँ और यूज हो गया। एक कंपाउंड सेंटेंस में और भी यूज होते हैं, मगर इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? हार्डवर्क इज नेसेसरी टू सिक्योर गुड मार्क्स, हार्डवर्क आवश्यक है सिक्योर करने के लिए, गुड मार्क्स सिक्योर करने के लिए हार्डवर्क आवश्यक है। मगर यहाँ
ये जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ये करो या ये भी करो, ये ऑप्शंस दिया गया, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, और एल्स, और अदरवाइज यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, आप गुड मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, नंबर 3, रन एज फास्ट एज यू कैन, ये एक सेंटेंस है, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार्कर इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सेंटेंस आप कैसे जानते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार्कर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मार्कर ये सेंटेंस में क्या है, किस पार्ट से आप जानते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ओके, ऑप्शन ए रन आज, ऑप्शन बी आज यू कैन, ऑप्शन सी आज आज, ऑप्शन डी रन एज। ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। आजाद से हम जानते हैं रन एज फास्ट एज यू कैन, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्यों? अगर एक सेंटेंस में तो आज के बाद कुछ लिखा जाता है और एक आज के बाद और कुछ भी लिखा जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में तो आजाज को यूज किया जाता है, इसके साथ भी नॉट सो आजाज भी यूज किया जाता है, नो लेस दान यूज किया जाता है, लेस दान भी यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस दान भी यूज किया जाता है। ये कंपैरिजन को रिफर करते हैं, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। नंबर 4, नथिंग गोज विथ मैन बट वर्च्यूज, ये एक सेंटेंस है। ओके, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। ये सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया, ये वर्ड बट। ओके, तो व्हाट इज द अंडरलाइंड वर्ड हियर, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसको क्या कहा जाता है यहाँ? ओके, नथिंग गोज विथ मैन बट वर्च्यूज, ये बट ये एक नाउन होगा, ऑप्शन बी ये एक कोऑर्डिनेटर है, ऑप्शन सी एक प्रीपोजिशन है, ऑप्शन डी ये एक एडवर्ब है। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है, मगर आपको सोचना पड़ेगा ये एक एडवर्ब होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, नाउन होगा या प्रीपोजिशन होगा, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ओके, ये एक एडवर्ब नहीं है। ओके, बट यहाँ एक एडवर्ब नहीं है, बट भी यहाँ एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, यहाँ ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट आंसर है। आपको ये भी मालूम है बट भी यूज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, एंड बट, येट, स्टिल, ये सब यूज होते हैं। ओके, मगर बट यहाँ एक कोऑर्डिनेटर नहीं है, बट यहाँ एक नाउन नहीं है। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। प्रीपोजिशन बट यहाँ एक प्रीपोजिशन है, बट को एक प्रीपोजिशन तरह यूज किया जाता है, बट को एक कंजक्शन तरह यूज किया जाता है, बट को एक नाउन तरह भी यूज किया जाता है, बट को एक एडवर्ब तरह भी यूज किया जाता है। ओके, मगर यहाँ ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, ओनली प्रीपोजिशन करेक्ट आंसर है। तो बट की मीनिंग क्या है? अगर ये प्रीपोजिशन तरह यूज होते हैं यहाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक्सेप्ट है। ओके, बट का मीनिंग यहाँ एक्सेप्ट। अगर बट एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन तरह यूज होते हैं, बट यहाँ एक्सेप्ट को रिफर करते हैं। ओके, तो नथिंग गोज विथ मैन एक्सेप्ट वर्च्यूज। ओके, यहाँ कोऑर्डिनेटर नहीं, तो कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं? बट के बाद, अगर बट एक कोऑर्डिनेटर है, बट के बाद एक क्लॉज को हम यूज करना पड़ेगा, मगर वर्च्यूज एक क्लॉज नहीं है, वर्च्यूज एक नाउन है। ओके, तो नाउन से पहले एक प्रीपोजिशन यूज होते हैं। ओके, नंबर 5, आई लाइक यू टू बाय ए बाइक, टर्न द सेंटेंस इनटू पैसिव। ओके, ये एक सेंटेंस है, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। आई लाइक यू टू बाय ए बाइक, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। टर्न द सेंटेंस इनटू पैसिव, दैट मीन्स ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस को टर्न करना होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, यू आर लाइक टू बाय ए बाइक, ऑप्शन बी, आई लाइक ए बाइक टू बी बॉट बाय यू, ऑप्शन सी, you to buy a bike is liked by me, ऑप्शन डी, I like a bike being bought by you। ओके, यहाँ 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है। यू आर लाइक टू बाय ए बाइक, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, यू टू बाय ए बाइक इज लाइक्ड बाय मी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, आई लाइक ए बाइक बीइंग बॉट बाय यू, ये भी इनकरेक्ट आंसर है।
ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट आंसर, आई लाइक ए बाइक टू बी बॉट बाय यू। ओके, ये करेक्ट आंसर है। मगर ऑप्शन ए क्यों गलत हो गया? आई लाइक यू टू बाय ए बाइक, ए सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू इन्फिनिटिव के साथ और कुछ यूज हो गया एंड ए टू इन्फिनिटिव ये भी ऑब्जेक्ट पार्ट में लिखा गया है। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न में लिखा गया है। ओके, आई लाइक यू टू बाय ए बाइक, मगर ये सेंटेंस में यू एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर यू ऑब्जेक्ट है तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, मगर यहां ये करेक्ट नहीं है। यू आर लाइक टू बाय ए बाइक, आई लाइक यू ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया, यहां यू आ गया एंड लाइक आर लाइक्ड हो गया एंड टू बाय ए बाइक ये सब आ गया। ओके, यू आर लाइक टू बाय ए बाइक, मगर ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो क्यों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, ये कुछ भी रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मगर ए ऑप्शन ये भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, मगर ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो क्यों? हमें ये रूल याद करना चाहिए। अगर एक सेंटेंस में वांट यूज होते हैं, लाइक भी यूज होते हैं एंड वांट लाइक के बाद एक नाउन फ्रेज यूज होते हैं, जैसे राम, हरि, माधव, अच्युत, गोपाल, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, यू, हिम, हर ऐसे भी यूज होते हैं एंड ये नाउन फ्रेज के बाद और एक टू इन्फिनिटिव भी आते हैं। जब आपको ये कहा जाता है इसको पासिव करने के लिए, यहां आप ये वर्ब लाइक और वांट को आप पासिव नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप वांट को और लाइक को पासिव नहीं कर सकते। तो किसको पासिव करना पड़ेगा? ये सेंटेंस में जो टू इन्फिनिटिव आते हैं, ये टू इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है। ओके, ये टू इन्फिनिटिव की ये भी एक ऑब्जेक्ट है, टू बाय के ऑब्जेक्ट है, बाइक है। ओके, तो यहां ये बाइक को आप लाइक के बाद यूज करना चाहिए। ओके, तो क्या होगा ये सेंटेंस? ऑप्शन बी को देखो, आई लाइक। ओके, तो ये बाइक आ गया, इसके बाद आई लाइक के बाद एक बाइक आ गया। यहां टू बाय एक वर्ब है, ए बाइक इसकी ऑब्जेक्ट है एंड यू इसकी सब्जेक्ट है। ओके, तो आई लाइक ए बाइक, तो ए बाइक आ गया, लाइक के बाद यूज हो गया। तो अगर एक सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव है एंड टू इन्फिनिटिव को आप पासिव करना पड़ेगा, तो क्या होगा? ये टू इन्फिनिटिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को टर्न करना पड़ेगा। टू बाय, यहां टू इन्फिनिटिव है, टू बाय को कैसे हम पासिव करेंगे? टू बी प्लस बॉट, दैट मीन्स टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी बॉट हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ? आई लाइक ए बाइक, इसके बाद टू बी बॉट हो गया, टू बाय टू बी बॉट हो गया एंड यू, ये टू बाय की सब्जेक्ट यू है। ओके, एंड टू बाय की ऑब्जेक्ट ए बाइक है। ओके, तो आई लाइक ए बाइक टू बी बॉट एंड इसके बाद यू बाय यू हो गया। ओके, तो आई लाइक ए बाइक टू बी बॉट बाय यू, ये करेक्ट आंसर है, मगर यहां यू आर लाइक टू बाय बाइक ये इनकरेक्ट आंसर है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, एक सेंटेंस में अगर वांट लाइक यूज होते हैं, इसके बाद एक नाउन फ्रेज आते हैं एंड इसके बाद टू इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आते हैं, तो यहां आप लाइक एंड वांट को आप पासिव नहीं कर सकते, ये टू इन्फिनिटिव को आप पासिव करना पड़ेगा। ओके, नंबर 6, ही रिपेयर्ड हिज बाइसिकल। ये सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। यहां आपके लिए इंस्ट्रक्शन टर्न इनटू पासिव बिगिनिंग विथ ही, ये सेंटेंस को हम पासिव करना पड़ेगा, मगर बिगिनिंग विथ ही के साथ। ओके, तो पहले ही यूज करके सेंटेंस को हम पासिव करना पड़ेगा। तो कैसे पासिव होगा? ही रिपेयर्ड हिज बाइसाइकिल, बट ये सेंटेंस पासिव भी हो जाएगा। कैसे? हिज बाइसाइकिल वाज रिपेयर्ड बाय हिम, ये पासिव हो जाएगा, ऐसे पासिव हो जाएगा। मगर यहाँ इंस्ट्रक्शन ये नहीं, यहाँ इंस्ट्रक्शन तो शुरुआत में ही यूज करके ये सेंटेंस को पासिव करना होगा। मगर कैसे पासिव करना होगा? यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन, ही हैड हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड। ऑप्शन बी, ही हैड हिज बाइसाइकिल बीइंग रिपेयर्ड। ऑप्शन सी, ही गॉट हिज बाइसाइकिल वाज रिपेयर्ड। ऑप्शन डी, ही हैड गॉट हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो ये वाला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 92 में VIII आप ये देख सकते, VIII में लिखा हुआ है पासिव्स विथ गेट और हैव। ओके, तो ही गॉट हिज हेयर कट,
दे हैड हिज हाउस पेंटेड येलो, ऐसे लिखा गया है, मगर यहाँ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो क्लियरली इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक पासिव स्ट्रक्चर है, तो क्लियरली इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर। तो हम कैसे पासिव करेंगे? ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। ये इनकरेक्ट आंसर है, ही हैड गॉट हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ही हैड हिज बाइसाइकिल बीइंग रिपेयर्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ही गॉट हिज बाइसाइकिल वाज रिपेयर्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ही हैड हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड, ये करेक्ट आंसर है। तो क्यों? रीजन क्या है? इसके पीछे भी एक रूल है। तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस है हमें पासिव करना पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर हैव और गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो ये स्ट्रक्चर में हम पासिव कर सकते। तो ये सेंटेंस यहाँ, ही रिपेयर्ड हिज बाइसाइकिल, उसने अपना बाइसाइकिल मरम्मत किया, मगर इसका पासिव क्या होगा? उसने अपना बाइसाइकिल मरम्मत कराया, ओके। तो ये पॉजिटिव वर्ब, इसको पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो कैसे हम समझ सकते? तो पहले ही रिपेयर्ड हिज बाइसाइकिल, ये सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, रिपेयर्ड वर्ब एंड हिज बाइसाइकिल, दिस इज ऑब्जेक्ट पार्ट। तो हमको मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया एंड ऑब्जेक्ट पार्ट भी मिल गया। तो हम कैसे पासिव करूं? ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ, तो पहले ही यूज होगा, ओके। तो ही यूज हो गया, इसके बाद हैव और गेट यूज करना पड़ेगा। तो कैसे? तो हैव और गेट यहां रिपेयर्ड पास्ट सिंपल में लिखा हुआ, तो यहां हैव और गेट को पास्ट सिंपल में लिखा होगा। तो कैसे? हैव वर्ब को हैव हैड, गेट वर्ब गेट गॉट गॉट, ओके। तो यहां रिपेयर्ड जैसे लिखा हुआ, रिपेयर्ड पास्ट सिंपल में लिखा हुआ, तो हैव वर्ब भी हैव हैड, तो पास्ट सिंपल हैड हो गया। अगर आप चाहते हैं गेट वर्ब यूज करना, तो आप यूज करेंगे गेट गॉट गॉट, तो मिडिल वाला वर्ब को आप यूज करना सही होगा। अगर आप चाहते हैं हैव वर्ब यूज करना, हैड यूज करो। अगर आप चाहते हैं गेट वर्ब यूज करना, तो गॉट यूज करो। तो रिपेयर्ड पास्ट सिंपल में लिखा हुआ, तो यहां हैड आप लिख सकते, गॉट भी लिख सकते, ओके। तो ही हैड और ही गॉट, इसके बाद क्या होगा? हिज बाइसाइकिल, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हिज बाइसाइकिल ये भी लिखा हुआ। तो रूल ये है, फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हैव और गेट आप यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो यहां हो गया ही हैड और ही गॉट, वट एवर यू कैन यूज, आप जो भी यूज कर सकते हैं, ही हैड और गॉट। इसके बाद हिज बाइसाइकिल ऑब्जेक्ट आ गया एंड इसके बाद यहां जो रिपेयर्ड वर्ब है, ये रिपेयर्ड वर्ब को आप थर्ड फॉर्म करके यहां यूज करना सही होगा, ओके। तो ही हैड हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड, यहां रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, ओके। तो यहां ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ, यहां सेकंड फॉर्म एंड यहां ये थर्ड फॉर्म में आप यहां लिखेंगे, ओके। तो ही हैड और ही गॉट हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड, ओके। ये सही ऑप्शन होगा, ओके। तो ही रिपेयर्ड हिज बाइसाइकिल, इफ यू टर्न द सेंटेंस इनटू पासिव बिगिनिंग विथ ही, तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैड और ही गॉट हिज बाइसाइकिल रिपेयर्ड, ओके। नंबर 7, द टीचर सेड डिड यू टॉक टू हर, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो टर्न इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहां ये इंस्ट्रक्शन है, टर्न इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, द टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड टॉक टू हर। ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड इफ आई टॉक टू हर। ऑप्शन सी, द टीचर टोल्ड इफ आई हैड टॉक टू हर। ऑप्शन डी, द टीचर सेड वेदर आई हैड टॉक टू हर, ओके। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, द टीचर टोल्ड इफ आई हैड टॉक टू हर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड इफ आई टॉक टू हर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ओके। ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट आंसर, द टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड टॉक टू हर, ये करेक्ट आंसर है। तो क्यों? रीजन क्या है? डी वाला ऑप्शन, द टीचर सेड वेदर आई हैड टॉक टू हर, ये इनकरेक्ट। क्यों? यहां ये एक डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है कि एक्चुअल वर्ड्स में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है।
अगर यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच को टर्न करना होगा तो यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड लिखा हुआ है ये आस्क्ड हो जाएगा और वांटेड टू नो हो जाएगा। ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ सेड नहीं यूज होते हैं, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, द टीचर टोल्ड इफ आई हैड टॉक्ड टू हर, यहाँ टोल्ड भी यूज नहीं होते हैं। ओके, अगर यहाँ सेड है तो यहाँ आप आस्क यूज करेंगे, वांट टू नो यूज करेंगे। ओके, तो टोल्ड यूज हुआ तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड इफ आई टॉक टू हर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो क्यों? द टीचर आस्क्ड इफ आई टॉक टू हर, यहाँ आस्क्ड यूज हो गया। अगर यहाँ पास्ट टेंस यूज होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में पास्ट टेंस यूज होते हैं एंड एक्चुअल वर्ड्स में पास्ट सिंपल यूज होते हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को टर्न करना पड़ेगा तो यहाँ ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट को टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो द टीचर आस्क्ड, यहाँ इफ आई टॉक टू हर, यहाँ टॉक्ड यूज हुआ तो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट नहीं तो ये रॉन्ग आंसर है। और भी कुछ केसेस है जहां पास्ट सिंपल भी होते हैं, मगर ये केस में, ये वाला सेंटेंस में ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट को टर्न किया जाएगा। अगर ये नहीं तो ये सेंटेंस गलत है, ये आंसर भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। क्यों? द टीचर वांटेड टू नो, यहाँ सेड के बदले सो वांटेड टू नो यूज हुआ, आप भी आस्क्ड भी यूज कर सकते। इसके बाद ये एक यस नो क्वेश्चन है, डिड यू टॉक टू हर, तो यहाँ वेदर के बदले आप इफ भी यूज कर सकते। तो सेंटेंस क्या होगा? द टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड टॉक टू हर, यहाँ पास्ट सिंपल दिया गया है तो डिड टॉक, ये टॉक्ड हो गया एंड ये पास्ट सिंपल हो गया एंड इसको आप पास्ट परफेक्ट को टर्न करना पड़ेगा। तो द टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड टॉक टू हर। ओके, तो यहाँ हैड टॉक्ड पास्ट परफेक्ट को टर्न किया जाएगा। तो द सेंटेंस इज करेक्ट, द टीचर वांटेड टू नो वेदर आई हैड टॉक टू हर, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8, ये क्वेश्चन में आपके लिए दो सेंटेंसेस दिया गया है। तो पहला वाला सेंटेंस द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, ये पहला सेंटेंस, एंड दूसरा सेंटेंस आई डिड नॉट नो इट, ये दूसरा वाला सेंटेंस है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन द सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंसेस को जॉइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो कैसे करूं? 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। I did not know that the cat has drunk the milk. Option B, I did not know it that the cat drank the milk. Option C, that cat has drunk the milk, I did not know. Option D, I did not know that the cat had drunk the milk. ये 4 ऑप्शंस यहाँ दिया गया है। इनमें से ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है। I did not know that the cat has drunk the milk, ये इनकरेक्ट आंसर। ओके, ए वाला आंसर इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। आई डिड नॉट नो इट दैट द कैट ड्रंक द मिल्क, ये इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। दैट कैट हैज ड्रंक द मिल्क आई डिड नॉट नो, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। मगर डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। आई डिड नॉट नो दैट द कैट हैड ड्रंक द मिल्क, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसे, ऐसे क्यों हुआ? तो ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर है। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं। क्यों? ये दोनों सेंटेंसेस को हम अगर ज्वाइन करना पड़ेगा तो एक सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एंड दूसरा सेंटेंस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा एंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज होगा। ओके, तो आई डिड नॉट नो इट ये प्रिंसिपल क्लॉज तरह यूज होगा एंड द कैट हैज ड्रंक द मिल्क ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन क्लॉज तरह यूज होगा। ओके, तो रूल क्या है? The whole part of a sentence must be similar to the part of another sentence. एक सेंटेंस की होल पार्ट जिसको रिफर करते हैं और एक सेंटेंस की एक पार्ट इसको भी रिफर करते हैं। ओके, आप यहां देख सकते हैं द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, ये वाला सेंटेंस जिसको रिफर करते हैं आई डिड नॉट नो इट, यहां इट इसको भी रिफर करते हैं। ओके, तो यहाँ इट जिसको रिफर करते हैं, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क इसको भी रिफर करते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस की ये सिमिलर पार्ट है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इट को आप हटाना पड़ेगा। तो इट के बदले आप ये सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क। ओके, अगर ये सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप है, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, इसके बाद एक फुल स्टॉप है, इसके अंत में एक फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप है तो इससे पहले आप दैट यूज करना सही होगा। तो क्या करेंगे आप? आई डिड नॉट नो इट के बदले
दैट द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, ये सही होगा। ओके, आई डिड नॉट नो दैट द कैट हैज ड्रंक द मिल्क। मगर ये डी वाला ऑप्शन ये नहीं है, यहां लिखा गया है आई डिड नॉट नो दैट द कैट हैड ड्रंक द मिल्क, मगर यहां ये सेंटेंस में हैज ड्रंक लिखा गया, यहां हैड ड्रंक भी लिखा गया। तो रीजन क्या है? आई डिड नॉट नो दैट द कैट हैड ड्रंक द मिल्क, ये लिखा गया। तो फिर रूल क्या है? तो आई डिड नॉट नो ये मेन क्लॉज है, यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस यूज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस को भी टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, तो कैसे ये पास्ट टेंस को टर्न करना होगा? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया आई डिड नॉट नो दैट द कैट हैड ड्रंक द मिल्क, नॉट हैज ड्रंक द मिल्क। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9, द मैन एंड हिज हाउस डैश यू सी नाउ आर फेमस हियर, ये एक सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस में एक ब्लैंक है, मगर इंस्ट्रक्शन क्या है? यूज द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस। ये ब्लैंक स्पेस में एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक सही, एक करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करना चाहिए। ओके, तो क्या होगा? ये करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु यूज होगा, हुम यूज होगा, व्हिच यूज होगा, या दैट यूज होगा? यहाँ हु इनकरेक्ट ऑप्शन है, आप यूज नहीं कर सकते हु को। द मैन एंड हिज हाउस हु यू सी नाउ आर फेमस हियर, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये वाला आंसर इनकरेक्ट है, व्हिच भी इनकरेक्ट है। द मैन एंड हिज हाउस व्हिच यू सी नाउ आर फेमस हियर, ये भी इनकरेक्ट है, मगर दैट ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्यों? इसके पीछे भी एक रूल है। तो रूल क्या है? अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आते हैं इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। ओके, अगर ये एंटीसीडेंट एक व्यक्ति और एक वस्तु को लेकर ये एंटीसीडेंट यूज हुआ है, तो यहां आप हु यूज नहीं कर सकते, हुम रिलेटिव प्रोनाउन के तरह यूज नहीं कर सकते, व्हिच भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दैट यूज करना सही होगा। ओके, तो क्यों? दैट व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, वस्तु के लिए भी यूज होते हैं, तो दैट यूज करना सही होगा। दिस इज एडवांस्ड ग्रामर, आप ये याद करना चाहिए। नंबर 10, हिज जूनियर डैश मी, ये एक सेंटेंस है, यहाँ एक ब्लैंक है, यहाँ ये ब्लैंक में हमें एक करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ इंस्ट्रक्शन है। तो ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी सिंस। ओके, ये 4 ऑप्शंस में से सिंस इज द इनकरेक्ट आंसर। सिंस यहाँ यूज नहीं होते हैं, फ्रॉम भी यूज नहीं होते हैं, ऑफ भी यूज नहीं होते हैं, सिर्फ सी इज द करेक्ट आंसर, टू यूज होते हैं। तो हिज जूनियर टू मी, तो इसके पीछे भी एक रूल है। अगर एक सेंटेंस में जूनियर यूज होते हैं, सीनियर यूज होते हैं, प्रीफर यूज होते हैं, सुपीरियर यूज होते हैं, तो इससे वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसके बाद टू यूज किया जाएगा। ओके, तो हिज जूनियर टू मी, हिज सुपीरियर टू मी, आई प्रीफर फिश टू करी। ओके, तो जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, प्रीफर, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसके बाद हम टू यूज करना सही होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, 14 एंड 15, ये 5 क्वेश्चंस, ये 5 नंबर्स। तो ये लैंग्वेज स्टडी के बारे में, तो 5 मार्क्स है। ओके, तो लैंग्वेज स्टडी के बारे में। तो नंबर 11, व्हाट इज यूजली द मार्कर ऑफ ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के लिए तो मार्कर क्या है, कैसे आप जानेंगे? तो हम क्या देखकर हमको ये मालूम होगा? तो ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ऑप्शन ए कॉमा बिफोर द रिलेटिव क्लॉज, तो एक रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा यूज होगा। ऑप्शन बी कॉमा आफ्टर द रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज के बाद एक कॉमा यूज होगा। ऑप्शन सी कॉमा बिफोर एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा एंड ये रिलेटिव क्लॉज के अंत में एक फुल स्टॉप यूज होगा। तो ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये सब ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये सब सही है। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16, ए लेटर टू गॉड टॉपिक से ये आते हैं।
तो यहाँ लिखा गया है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, आप ये देख सकते, यूजुअली हैज ए कॉमा, ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूजुअली हैज ए कॉमा प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग इट। इफ द रिलेटिव क्लॉज कम्स एट द एंड वी जस्ट पुट ए फुल स्टॉप, यहाँ लिखा गया है पेज 16 में ये लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नंबर 12, ही हैड ए कार, ही डिड नॉट गो बाय बस। यहाँ दो सेंटेंसेस आपके लिए दिया गया है, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे। ज्वाइन द सेंटेंसेस विथ ए कंडीशनल क्लॉज, ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना पड़ेगा एंड इनमें से एक कंडीशनल क्लॉज होगा एंड ये एक सेंटेंस होगा जिससे एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन एट द हाई स्कूल से आया है, पेज नंबर 39 आप देख सकते। ऑप्शन ए, इफ ही हैड नॉट केयर ही वुड गो बाय बस। ऑप्शन बी, इफ ही हैड नॉट हैड ए कार ही वुड हैव गॉन बाय बस। Option C, if he had not have a car, he would go by bus. Option D, if he had had a car, he would have gone by bus. Okay, यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से ऑप्शन डी, if he had had a car, he would have gone by bus, this is incorrect answer. Okay, ऑप्शन C, if he did not have a car, he would go by bus, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट है, if he had not car, he would go by bus, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्यों, रीजन क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज टाइप 3 के रूल है। ओके, तो इसे अगर सेंटेंसेस हमें दिया गया है तो एक सेंटेंस में पास्ट सिंपल यूज होगा और एक सेंटेंस में भी पास्ट सिंपल यूज होगा। ही हैड ए कार, हैड यहाँ पास्ट सिंपल में यूज हुआ। ही डिड नॉट गो बाय बस, यहाँ डिड नॉट गो ये भी पास्ट सिंपल में यूज हुआ। अगर दो सेंटेंसेस हमें दिया गया है एंड ये दो सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल में यूज होते हैं तो इसको हम एक कंडीशनल क्लॉज करके ज्वाइन करना पड़ेगा, एक सेंटेंस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज होगा एंड मेन क्लॉज में वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ओके, आई वांट टू रिपीट इट। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, मेन क्लॉज में वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ओके, फिर एक बात है, तो क्या अगर पास्ट सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में लिखा गया है तो जब आप ज्वाइन करेंगे इसको आप नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर ये पास्ट सिंपल नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया है, जब आप ज्वाइन करेंगे इसको आप पॉजिटिव फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, तो कैसे हुआ? नंबर बी, इफ ही हैड नॉट हैड ए कार, यहाँ ही हैड ए कार, हैड एक मेन वर्ब है, यहाँ ये हैव वर्ब है। ओके, तो ये पास्ट सिंपल में लिखा गया है तो ही हैड ए कार, यहाँ हैव एक मेन वर्ब है, हैव हैड हैड, इसको आप पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा। इफ ही हैड हैड ए कार ये पास्ट परफेक्ट हो गया, मगर यहाँ हैड पॉजिटिव फॉर्म में लिखा गया है तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। इफ ही हैड नॉट हैड ए कार, ओके, ये हो गया। इसके बाद कॉमा यूज करना सही होगा। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, डिड नॉट गो ये भी नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया एंड इसको पॉजिटिव फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले क्या यूज होगा, वुड और कुड और माइट, तो ही वुड यूज हो गया। इसके बाद हैव यूज होगा एंड इसके बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, तो ही वुड हैव गॉन बाय बस। तो ऑप्शन बी, इफ ही हैड नॉट हैड ए कार ही वुड हैव गॉन बाय बस, ये करेक्ट आंसर है। नंबर 13, पिक आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है, ए बी सी डी। बिफोर आई हैड रीच द प्लेस ही वाज इल, बिफोर आई रीच द प्लेस ही हैड बीन इल। ऑप्शन सी, आफ्टर आई रीच द प्लेस ही हैड बीन इल। ऑप्शन डी, आफ्टर आई हैड रीच द प्लेस ही हैड बीन इल। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है और सब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके पीछे भी एक रूल है। तो रूल क्या है, अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस लिखा गया है, पास्ट टेंस में लिखा गया है एंड ये सेंटेंसेस में आफ्टर यूज होते हैं, बिफोर यूज होते हैं, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज होते हैं एंड और जो क्लॉज आते हैं ये क्लॉज में पास्ट सिंपल यूज होते हैं। ओके, तो अगर बिफोर यूज होते हैं ये सेंटेंस में तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल यूज होते हैं एंड अनदर क्लॉज में और एक जो क्लॉज आते हैं तो ये क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज होते हैं। ओके, तो बिफोर के बाद पास्ट सिंपल एंड और एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट एंड आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट एंड और जो क्लॉज आते हैं तो ये क्लॉज में पास्ट सिंपल यूज होते हैं। ओके,
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिफोर आई हैड रीच द प्लेस ही वाज इल। ओके, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्यों? बिफोर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज हुआ तो ये इनकरेक्ट है। बिफोर के बाद पास्ट सिंपल यूज होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी, आफ्टर आई हैड रीच द प्लेस ही हैड बीन इल, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज हुआ एंड और जो क्लॉज आया ये क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। ओके, तो ही हैड बीन इल ये भी पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट एंड और जो क्लॉज आते हैं यहां पास्ट सिंपल यूज होगा। तो ऑप्शन सी, आफ्टर आई रीच द प्लेस, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? आफ्टर के बाद पास्ट सिंपल यूज नहीं होते हैं, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज होते हैं। तो आफ्टर आई रीच द प्लेस ही हैड बीन इल, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों? बिफोर आई रीच द प्लेस ही हैड बीन इल, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल यूज हुआ और जो क्लॉज आया ये क्लॉज में पास्ट परफेक्ट भी यूज हुआ, तो ये बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नंबर 14, when the word spring is used as a noun in a sentence it means dash। अगर एक सेंटेंस में स्प्रिंग एक नाउन तरह यूज होते हैं तो ये स्प्रिंग के मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? ओके, यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए टू जंप, ऑप्शन बी सीजन, ऑप्शन सी ट्विस्टेड वायर, ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है। ओके, टू जंप, यहाँ टू जंप एक वर्ब है, तो स्प्रिंग मतलब टू जंप। ओके, तो यहाँ ये वर्ब तरह यूज हुआ, तो स्प्रिंग के नाउन फॉर्म टू जंप नहीं है। ऑप्शन बी, स्प्रिंग एक सीजन का नाम है। ओके, ये सीजन का नाम है, ये एक सही ऑप्शन है। स्प्रिंग ट्विस्टेड वायर, तो पेन में स्प्रिंग भी यूज होते हैं, तो स्प्रिंग एक ट्विस्टेड वायर को ये भी रिफर करते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बोथ बी एंड सी, बी ऑप्शन सही है एंड सी ऑप्शन भी सही है। ओके, जब स्प्रिंग को हम एक नाउन तरह यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, ये एक सीजन होगा या ये एक ट्विस्टेड वायर को भी ये रिफर करेगा। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15, व्हेन डू वी ड्रॉप बाई फ्रेज इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस। जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम बाई फ्रेज भी ओमिट कर रहे हैं, तो कब हम बाई फ्रेज ओमिट कर सकते? ये क्वेश्चन आपकी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पेज नंबर 61 में आप ये देख सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। व्हेन द एजेंट इज अननोन, व्हेन द एजेंट इज वेल अंडरस्टूड, ऑप्शन सी व्हेन द एजेंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द स्पीकर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द एजेंट इज अननोन, जब एजेंट अननोन है तो उस समय हम बाई फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं। व्हेन द एजेंट इज वेल अंडरस्टूड, जब एजेंट वेल अंडरस्टूड है तो हम भी बाई फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन द एजेंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द स्पीकर, तो स्पीकर यहां नहीं चाहते हैं एजेंट को डिस्क्लोज करने के लिए, तो उस समय हम बाई फ्रेज भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो एजेंट मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है इसको एजेंट कहा जाता है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पार्ट को एजेंट कहा जाता है, तो एजेंट यहाँ एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट को रिफर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन पेज नंबर 61 में ये लिखा गया है। इन सम पैसिव कंस्ट्रक्शंस द बाई फ्रेज इज विलफुली ड्रॉप्ड बिकॉज द एजेंट इज इधर अननोन और वेल अंडरस्टूड और नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द स्पीकर, ये लिखा गया है। आप ये भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे वोकैबुलरी स्किल्स के सब क्वेश्चंस नंबर 16 से नंबर 20 तक। नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 में आप ये सब देखेंगे। ओके, तो नंबर 16 की क्वेश्चन, ए सडन बैड इवेंट दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज इज कॉल्ड डैश। तो एक अचानक बुरी घटना जिससे बहुत नुकसान होता है। ओके, इसकी मीनिंग है। तो यहां 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन प्रिजर्व, इसको प्रिजर्व कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन एक्सटेंसिव, इसको एक्सटेंसिव कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन डिस्कैड, ऑप्शन 4 कैलामिटी, तो क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी एक्सटेंसिव, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी डिस्कैड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी कैलामिटी, ये करेक्ट आंसर है। ओके, आप ये सब देख सकते हैं पेज नंबर 52 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये क्वेश्चन लास्ट वर्ड ग्लोसरी में आप ये देख सकते हैं। तो प्रिजर्व मतलब क्या है?
किसी वस्तु को सुरक्षित रखना, इसको प्रिजर्व कहा जाता है। यहां ये प्रिजर्व की मीनिंग नहीं है। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, विस्तृत, एक्सटेंसिव नहीं है। ऑप्शन सी डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब क्या है? छोड़ना, हटाना, अलग करना। ये सडन बैड इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज इज कॉल्ड डिस्कार्ड। ये भी इनकरेक्ट आंसर है। इसको कैलामिटी कहा जाता है। कैलामिटी मतलब कठोर विपत्ति, भयंकर संकट, इसको कैलामिटी कहा जाता है। तो आप ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 में आप देख सकते। ओके, लास्ट वर्ड ग्लोसरी में। नंबर 17, आई नो नथिंग अबाउट इट। ये सेंटेंस है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन इज रिटन विथ सिमिलर मीनिंग यूजिंग स्कैर्सली। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ये सेंटेंस में स्कैर्सली यूज करके और एक सेंटेंस बनाएंगे जिससे हमको सिमिलर मीनिंग मिलेगा। ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन, आई स्कैर्सली नो एनीथिंग अबाउट इट। ऑप्शन बी, आई नो स्कैर्सली एनीथिंग अबाउट इट। ऑप्शन सी, आई स्कैर्सली नो समथिंग अबाउट इट। ऑप्शन डी, आई नो स्कैर्सली समथिंग एज इट। ओके, तो what is the correct answer here? ऑप्शन डी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। आई नो स्कैर्सली समथिंग एज इट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, आई स्कैर्सली नो समथिंग अबाउट इट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, आई नो स्कैर्सली एनीथिंग अबाउट इट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, आई स्कैर्सली नो एनीथिंग अबाउट इट, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 में। तो इसके पीछे भी एक रूल है। तो रूल क्या है? ये सेंटेंस में नो एक वर्ब है एंड नथिंग एक ऑब्जेक्ट है एंड स्कैर्सली एक एडवर्ब है। ओके, तो नो एंड नथिंग, तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई भी एडवर्ब नहीं यूज होते हैं। ओके, आप ये याद करना चाहिए। तो नथिंग मतलब नॉट एनीथिंग। ओके, तो नथिंग के अंदर एक नॉट है। सो स्कैर्सली मीनिंग के अंदर एक नॉट है। तो अगर आप स्कैर्सली यूज करेंगे सेंटेंस में, इसके मतलब आप भी एक नॉट यूज कर रहे हैं। अगर नॉट यूज कर रहे हैं तो नथिंग मतलब नॉट एनीथिंग, तो यहां नॉट भी आ गया, तो स्कैर्सली के अंदर एक नॉट है, तो फिर आप नथिंग नहीं यूज कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एनीथिंग नथिंग, तो नॉट आ गया, स्कैर्सली के अंदर नॉट हमको मिल गया, तो यहां एनीथिंग रह गए। ओके, तो क्या हो गया? तो आई स्कैर्सली नो एनीथिंग अबाउट इट, दिस इज करेक्ट आंसर। आई स्कैर्सली नो एनीथिंग अबाउट इट, स्कैर्सली यूज हो गया, वर्ब आ गया एंड एनीथिंग भी आ गया, तो एनीथिंग एंड स्कैर्सली के अंदर नॉट हो गया, तो स्कैर्सली एनीथिंग ये भी नथिंग हो गया, तो आई स्कैर्सली नो एनीथिंग अबाउट इट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड टू द वर्ड काउंट। ओके, तो काउंट के ऑपोजिट वर्ड क्या है? यहां हमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए डिस्काउंट, ऑप्शन ए मिसकाउंट, ऑप्शन सी अनकाउंट, ऑप्शन डी नॉन काउंट। ये सब नॉन काउंट, मिसकाउंट, डिस्काउंट, अनकाउंट, ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स ऐड होते हैं। ओके, मगर यहाँ ये काउंट के साथ नेगेटिव प्रीफिक्स है। आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 37 में आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ डिस्काउंट डिस यूज हुआ, मिसकाउंट मिस भी यूज हुआ, अनकाउंट ऑन भी यूज हुआ, नॉन काउंट नॉन भी यूज हुआ। ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स तरह लग रहा है, मगर तो काउंट के ऑपोजिट वर्ड क्या है? काउंट मतलब गिनती करना। ओके, यहाँ ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट आंसर, अनकाउंट नहीं, ये इनकरेक्ट आंसर है। काउंट के ऑपोजिट वर्ड अनकाउंट नहीं, तो ऑप्शन डी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये रह गए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, डिस्काउंट नहीं, काउंट की ऑपोजिट वर्ड डिस्काउंट नहीं, तो काउंट की ऑपोजिट वर्ड मिसकाउंट है। ये सब एक एक वर्ड है। डिस्काउंट मतलब दाम में कमी करना, अनकाउंट कोई भी नहीं है तो अनकाउंटेबल है। ओके, अनकाउंट अनकाउंट नाउन कहा जाता है, तो ये अनकाउंट है। नॉन काउंट मतलब क्या है? इसको आप भी कह सकते हैं नॉन काउंट, अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंट नाउन, अनकाउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये सिमिलर मीनिंग है। नॉन काउंट एंड अनकाउंट आप कह सकते हैं। तो मिसकाउंट मतलब गलत हिसाब करना। ओके, तो काउंट मतलब हिसाब करना, गिनती करना, तो मिसकाउंट मतलब गलत हिसाब करना, गलत गिनती करना, तो काउंट की ऑपोजिट वर्ड मिसकाउंट है। ओके, नंबर 19, he accepted my invitation to join the party.
ये आपके लिए एक सेंटेंस है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज डैश। तो ये एक्सेप्टेड जो वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है, इसकी ऑपोजिट वर्ड क्या है? तो पहला ऑप्शन डिसमिस्ड, दूसरा ऑप्शन रिजेक्टेड, ऑप्शन सी डिफर्ड, ऑप्शन डी रिफ्यूज्ड। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी रिजेक्टेड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। एक्सेप्टेड की ऑपोजिट वर्ड रिफ्यूज्ड है। ये वाला क्वेश्चन एट द हाई स्कूल की क्वेश्चन एंड पेज नंबर 32 में नोट्स एंड ग्लोसरी में आप देख सकते हैं। ओके, ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन टू ज्वाइन द पार्टी, दैट मीन्स ही रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन टू ज्वाइन द पार्टी। आपके नोट्स एंड ग्लोसरी में ये लिखा गया है टू स्टेट स्ट्रॉन्ग अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट और टू से नो, ये लिखा गया है, आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 32 में। ओके, नंबर 20, ए स्टॉर्म इज ए बैड वेदर विथ डैश। ये वाला क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड की क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 में आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो एक स्टॉर्म में क्या क्या होते हैं ये लिखा गया है। तो एक स्टॉर्म में स्ट्रांग विंड होते हैं, रेन होते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रांग विंड, ऑप्शन बी रेन, ऑप्शन सी थंडर एंड लाइटनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सब हो रहा है। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स में ये लिखा गया है सेकेंड पैराग्राफ में। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स की सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूं। वी नो दैट ए स्टॉर्म इज बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी रेन भी होते हैं। ऑप्शन सी थंडर एंड लाइटनिंग होते हैं। तो ये सब भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज, ये सब होते हैं। नंबर 21, हाउ अकॉर्डिंग टू CF अलेक्जेंडर डज द स्काई लुक इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन है। तो ये ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल की क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी ब्राइट एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ब्लू ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ अकॉर्डिंग टू CF अलेक्जेंडर डज द स्काई लुक इन द मॉर्निंग? अकॉर्डिंग टू CF अलेक्जेंडर द स्काई लुक्स ब्राइट इन द मॉर्निंग, ये लिखा गया है। आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 की सेकेंड स्टैंजा में लिखा गया है द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। सनसेट नहीं ब्राइटन कर रहे हैं, द मॉर्निंग ब्राइटन कर रहे हैं। तो इसलिए यहां लिखा गया है दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई, दैट ब्राइटन्स द स्काई, नॉट दोज ब्राइटन्स द स्काई। यहां मॉर्निंग ब्राइटन कर रहे हैं, स्काई को ब्राइटन कर रहे हैं। तो ब्राइट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 22, God Almighty is great because He has made all things dash. ओके, God Almighty great है। तो क्यों, कैसे? Because He has made all things dash। तो ऑप्शन ए ब्यूटीफुली, ऑप्शन बी ब्राइटली, ऑप्शन सी वाइजली, ऑप्शन डी वेल। ये आपकी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल की क्वेश्चन, ये टेक्स्ट की क्वेश्चन है। पेज नंबर 2 में ये लिखा गया है। पेज नंबर 2 की लास्ट लाइन में ये लिखा गया है, इसके आंसर लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ब्राइटली ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी वाइजली ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी वेल दिस इज करेक्ट आंसर, ये लिखा गया है। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। तो वेल यहाँ करेक्ट आंसर है। ओके, नंबर 23, वर्ड्सवर्थ बोथ द रिपर सॉन्ग इन हिज डैश फॉरएवर। ये क्वेश्चन है, ये सॉलिटरी रिपर की क्वेश्चन है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 में ये लिखा गया है, सिंगल स्ट्रांजा है यहाँ। तो पेज नंबर 21 में यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए माइंड, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी हैट, ऑप्शन डी मेमोरी। तो ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी सोल ये भी इनकरेक्ट आंसर है। वर्ड्सवर्थ बोर द रिपर सॉन्ग इन हिज सोल फॉरएवर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट आंसर है। वर्ड्सवर्थ बोर द रिपर सॉन्ग इन हिज माइंड फॉरएवर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हार्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। 21 पेज में ये लिखा गया है। तो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं। तो लास्ट 2 लाइन्स में ये लिखा गया है द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ट नो मोर। ओके, तो इन माई हार्ट आई बोर ये लिखा गया है। तो माई हार्ट इज द करेक्ट आंसर, हार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो वर्ड्सवर्थ बोथ द रिपर सॉन्ग इन हिज हार्ट फॉरएवर, दिस इज करेक्ट आंसर। नंबर 24, व्हाट कॉजेस द साइलेंस ऑफ द सीज। ये क्वेश्चन आपकी द सॉलिटरी रिपर की क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट द सॉलिटरी रिपर की ये क्वेश्चन है।
तो पेज नंबर 20 में आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। पहला ऑप्शन स्प्रिंग टाइम, तो ऑप्शन बी विंटर टाइम, ऑप्शन सी ऑटम टाइम, ऑप्शन डी समर टाइम। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर समर टाइम, ऑप्शन बी विंटर टाइम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ऑटम टाइम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन ए स्प्रिंग टाइम, दिस इज करेक्ट आंसर। ये पेज नंबर 20 एंड स्टांजा नंबर 3 मिडिल 2 लाइन्स में ये लिखा गया है। मैं ये पढ़ रहा हूं। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको वर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ये लिखा गया है। ओके, तो पेज नंबर 20 की 3rd स्टांजा में मिडिल 2 लाइन्स में ये लिखा गया है। तो व्हाट कजेस द साइलेंस ऑफ द सीज? स्प्रिंग टाइम कजेस द साइलेंस ऑफ द सीज। ओके, नंबर 25 द ब्राइडल रॉब्स ऑफ द डॉटर आर डैश इन कलर। ओके, तो यहाँ एक ब्लैंक दिया गया है। एक ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए गया है। ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी सिल्वर एंड सैफ्रॉन, ऑप्शन सी रेड एंड ऑप्शन डी ब्लू। ओके, यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ब्लू ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए गोल्डन ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी रेड ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी सिल्वर एंड सैफ्रॉन, दिस इज करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन विलेशन की क्वेश्चन है। पेज नंबर 42 में ये लिखा गया है। सेकेंड स्टांजा आप देख सकते हैं, 3rd लाइन में ये लिखा गया है। योर ब्राइडल रॉब्स, मैं ये पढ़ रहा हूं। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, ये लिखा गया है। ओके, नंबर 26 द चाइल्ड टेल्स हर मदर दैट शी कैन स्टे बिकॉज डैश, ये विलेशन की क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। ऑप्शन ए द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज लाइक सैंडल सेंटेड लेजर, ऑप्शन सी फेरी फोक हैव फॉरेस्ट नोट्स, ऑप्शन डी फेरी फोक आर कलिंग। ओके, द चाइल्ड टेल्स हर मदर दैट शी कैन नॉट स्टे बिकॉज, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी फेरी फोक हैव फॉरेस्ट नोट्स ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फेरी फोक आर कलिंग। ओके, तो पेज नंबर 42 ये लास्ट लाइन में लिखा गया है। ओके, लास्ट आंसर लास्ट लाइन में लिखा गया है। मैं ये भी पढ़ रहा हूं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फोक आर कलिंग। ओके, ये लिखा गया है। तो फेरी फोक आर कलिंग, दिस इज करेक्ट आंसर। नंबर 27 लोटस एंड लिलीज इन द पोएम विलेज सॉन्ग ग्लिसन बिसाइड डैश। तो 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ये विलेज सॉन्ग की क्वेश्चन। ऑप्शन ए आइल्स, ऑप्शन बी रिवर आइल्स, ऑप्शन सी रिवर, ऑप्शन डी क्वेल हंटेड रिवर आइल्स, ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ये 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी रिवर आइल्स ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी रिवर ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। ओके, आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 42 एंड ये पेज की फर्स्ट स्टांजा 3rd लाइन में ये लिखा गया है। मैं भी ये पढ़ रहा हूं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसिन। ओके, टू द कोयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसिन। लोटस एंड लिलीज इन द पोएम विलेज सॉन्ग ग्लिसन बिसाइड कोयल हंटेड रिवर आइल्स। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 28 विकी's लव फॉर हिज पेरेंट्स वाज डैश। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्मलिन जार की क्वेश्चन है। ओके, तो पहला ऑप्शन ट्रूली मैड, ऑप्शन बी ट्रूली इनसेन, ऑप्शन सी ट्रूली मॉडरेट, ऑप्शन डी ट्रूली सुपरफिशियल। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट है, ट्रूली सुपरफिशियल ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रूली मैड ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट है, ट्रूली मॉडरेट ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट आंसर, ट्रूली इनसेन ये करेक्ट आंसर है। एंड ये वाला आंसर पेज नंबर 89 की 3rd स्टांजा में लिखा गया है। पहला लाइन में लिखा गया है। मैं ये भी पढ़ रहा हूं। विकी's लव फॉर हिज पेरेंट्स वाज ट्रूली इनसेन ये लिखा गया है। तो विकी's लव फॉर हिज पेरेंट्स वाज ट्रूली इनसेन, दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 29 व्हाई डिड विकी गो टू हिज फ्रेंड। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्मलिन जार की क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन यहाँ है। ऑप्शन ए for the ordinary task, option B to go to school together, option C to ride his bike, option D to enjoy the monsoon day। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर, टू गो टू स्कूल टुगेदर। Why did Vicky go to his friend? Vicky went to his friend to go to school together. This is incorrect answer. ऑप्शन डी टू एंजॉय द मानसून डे ये भी इनकरेक्ट आंसर है।
ऑप्शन सी टू राइड हिज बाइक, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए फॉर एन ऑर्डिनरी टास्क, ये भी करेक्ट आंसर है। ये पेज नंबर 89 में लिखा गया है, फोर्थ स्टांजा में ये लिखा गया है, पहला लाइन में ये लिखा गया है। ऑन ए वेट मानसून डे, मैं ये पढ़ रहा हूं, ऑन ए वेट मानसून डे फॉर ए टास्क मुंडेन, मुंडेन मतलब ऑर्डिनरी टास्क, ओके। तो भिक्की रोड हिज बाइक टू हिज फ्रेंड इन द नेक्स्ट लेन, ओके। तो ये लिखा गया है। नंबर 30, भिक्कीज फ्रेंड लिव डैश, ये वाला क्वेश्चन भी फ्रॉम द फॉर्मल जार की क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन इन द सेम लेन, दूसरा ऑप्शन इन द नेक्स्ट लेन, ऑप्शन सी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन सी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये लिखा गया है, ओके। तो पेज नंबर 89 फोर्थ स्टांजा एंड सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है। ये पेज की फोर्थ स्टांजा सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है। तो क्या लिखा गया? भिक्की रोड हिज बाइक टू हिज फ्रेंड इन द नेक्स्ट लेन, ओके। इन द नेक्स्ट लेन लिखा गया है, ए वाला आंसर करेक्ट है। नंबर 31, हाउ मच डिड लॉस्कॉफ अर्न पर मंथ एज ए नोटरी, ये द बेगार की क्वेश्चन है, नॉन डिटेल स्टडी की क्वेश्चन, ये द बेगार की क्वेश्चन है। एंड यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। पहला ऑप्शन 35 रूबल्स, दूसरा ऑप्शन 45 रूबल्स, तीसरा ऑप्शन 25 रूबल्स एंड लास्ट ऑप्शन 60 रूबल्स, ओके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है, 60 रूबल्स नहीं। ऑप्शन बी 45 रूबल्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी 25 रूबल्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 35 रूबल्स, ओके। तो ये 120 पेज नंबर 120 में ये लिखा गया है। लाइन नंबर 7 ऊपर से लाइन नंबर 7 आप देख सकते, ये लिखा गया है, ऑल राइट आई एम ए नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ, ये लिखा गया है, ओके। तो यहाँ 35 रूबल्स करेक्ट आंसर है। नंबर 32, व्हाट वाज द जॉब ऑफर्ड टू द बेगार बाय सर्जेई, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, द बेगार की क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चॉपिंग वुड, ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग मील, ऑप्शन सी वर्किंग इन द फील्ड, ऑप्शन डी क्लीनिंग हिज ऑफिस, क्लीनिंग हिज ऑफिस, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग मील, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वर्किंग इन द फील्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। चॉपिंग वुड दिस इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं पेज नंबर 116 में ये लिखा गया है, ओके। 116 में ये लिखा गया है। तो नीचे से 6th लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, सर्जेई आस्क्ड, ओके। तो सर्जेई आस्क्ड हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, ये 116 पेज नीचे से 6th लाइन आप देख सकते हैं। नंबर 33, एट फर्स्ट टिमोथी वाज ब्रॉट अप ऑन डैश, ये वाला क्वेश्चन है, टाइगर इन द हाउस की क्वेश्चन है, ओके। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए कॉल्ड लिवर ऑयल, ऑप्शन बी कुक्ड मटन, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी पिजन्स एंड रैबिट्स। तो ऑप्शन डी दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए कॉल्ड लिवर ऑयल, इट इज इनकरेक्ट आंसर। एट फर्स्ट टिमोथी वाज ब्रॉट अप ऑन कॉल्ड लिवर ऑयल, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। पिजन्स एंड रैबिट्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी कुक्ड मटन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिल्क, ओके। ये पेज नंबर 108 में लिखा गया है। यूनिट 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है, ओके। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ 108 पेज नंबर 108 में ये लिखा गया है। एट फर्स्ट द टाइगर कॉप हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर वाज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद, ओके। ये लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 34, ये वाला क्वेश्चन भी ए टाइगर इन द हाउस की क्वेश्चन। एट नाइट डैश कैकलिंग वाज हेard फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ए फ्रेंचिएट, बी काम, सी रिलैक्स्ड, डी फेंट, ओके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप देख सकते पेज नंबर 109 में ये लिखा गया है। 8th लाइन में लिखा गया है, नीचे से 8th लाइन में लिखा गया है, ओके। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी कैम, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी रिलैक्स्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए फ्रेंजिएट कैकलिंग, ओके, ये करेक्ट आंसर है। ये लिखा गया है पेज नंबर 109 में, नीचे से 8th लाइन में लिखा गया है। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, वी वुड हियर फ्रेंजिएट कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, ये लिखा गया है, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 35, दिस इज अमेजिंग, ही गेव अस अ डाइंग बुलॉक,
When did both the husband and wife say it angrily? ये विलेज जज की क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो ऑप्शन ए, when Elgo asked for the price of the bullock. ऑप्शन बी, when Elgo went to Sahuji's door. ऑप्शन सी, when the पंचायत met. ऑप्शन डी, when the bullock died. ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, when the bullock died, ये इनकरेक्ट आंसर है। when the bullock died both the husband and wife said it angrily, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, when the पंचायत met, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, when Elgo went to Sahuji's door, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। when Elgo asked for the price of the bullock both the husband and wife said it angrily. तो दिस इज अमेजिंग, ही गिव अस ए डाइंग बुलॉक। ओके, तो ये पेज नंबर 130 में लिखा गया है, फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, when Elgo asked for the price of the bullock both the husband and wife said angrily, this is amazing, he gave us a dying bullock and now wants the price for it, ये लिखा गया है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 36, within a month the bullock became dash, ये द विलेज जज की क्वेश्चन है। ओके, यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए mere बैग ऑफ स्किन एंड फ्लेश। ऑप्शन बी, ए mere बैग ऑफ बोन एंड फ्लेश। ऑप्शन सी, ए mere बैग ऑफ स्किन एंड बोन। ऑप्शन डी, ए mere बैग ऑफ स्किन एंड बोन्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, इट इज इनकरेक्ट आंसर। ए mere बैग ऑफ स्किन एंड फ्लेश, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए mere बैग ऑफ स्किन एंड बोन्स, ये लिखा गया है। पेज नंबर 129 में लिखा गया है, 4th लाइन में लिखा गया है, नीचे से 4th लाइन। ओके, आप ये देख सकते हैं। मैं ये भी पढ़ रहा हूं, विदिन ए मंथ द बुलॉक बिकेम ए mere बैग ऑफ स्किन एंड बोन्स, ये लिखा गया है। ओके, नंबर 37, एल्गो ब्रोक डाउन द टेयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डस्ट इन देयर आईज। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, अंडरलाइंड वर्ड इज द डस्ट, व्हाट डज द अंडरलाइंड वर्ड मीन। यहाँ ये क्वेश्चन है, ये अंडरलाइंड वर्ड किसको रिफर करते हैं, किसको मीन करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, ये द विलेज जज की क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द डस्ट पार्टिकल्स। ऑप्शन बी, ड्राई पाउडर। ऑप्शन सी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऑप्शन डी, स्मॉल बीट्स ऑफ सैंड। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ये डस्ट पार्टिकल्स को नहीं मीन करते हैं। ओके, ऑप्शन बी, ड्राई पाउडर, ये ड्राई पाउडर भी ये डस्ट को नहीं मीन करते हैं। ऑप्शन डी, स्मॉल बीट्स ऑफ सैंड, ये भी इसको भी नहीं मीन करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिसअंडरस्टैंडिंग को ये मीन करते हैं। यहाँ डस्ट मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 131 एंड लास्ट लाइन में ये लिखा गया है। ओके, ये टेक्स्ट की लास्ट लाइन में ये लिखा गया है। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ, एल्गो ब्रोक डाउन द टेयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डस्ट इन देयर आईज। यहाँ डस्ट मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कुछ भी नहीं है। ओके, नंबर 38, हु हैज डॉक्टर राधाकृष्णन कंपेयर्ड ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडिया विथ। ओके, ये क्वेश्चन है, ये ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया की क्वेश्चन। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए, विवेकानंद। ऑप्शन बी, श्री रामकृष्ण। ऑप्शन सी, सीयर्स। ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल लीडर्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट आंसर है। ये स्पिरिचुअल लीडर्स को ये नहीं मीन करते हैं। ऑप्शन बी, श्री रामकृष्ण, ये भी कंपैरिजन नहीं है। ओके, ऑप्शन सी, सीयर्स, ये भी कंपैरिजन नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हु हैज डॉक्टर राधाकृष्णन कंपेयर्ड ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडिया विथ। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हैज कंपेयर्ड ऑल द टीचर्स ऑफ इंडिया विथ विवेकानंद, ये लिखा गया है पेज नंबर 139 में ये लिखा गया है। तो सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में ये लिखा गया है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लाइक ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ इंडिया, विवेकानंद डिड नॉट प्रोफेस टू बी द फॉर्मुलेटर ऑफ ए न्यू सिस्टम ऑफ थॉट, ये लिखा गया है। नंबर 39, द 2 डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर डैश। ये द ग्रेट सन ऑफ इंडिया की क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑप्शन ए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। बी, डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन सी, साइंस एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी, रिलीजन एंड इंडियाज ट्रेडिशन। इनमें से ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, ऑप्शन ए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। द 2 डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी,
डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर। द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर डेमोक्रेसी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी रिलीजन एंड इंडियाज ट्रेडिशन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, साइंस एंड डेमोक्रेसी, द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी, ये लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 140 में, ये लिखा गया है। ऊपर से 5th लाइन आप देख सकते, ऊपर से 5th लाइन आप देख सकते, मैं भी ये पढ़ रहा हूं। द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी, ये लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 40, व्हाट फॉर विवेकानंद इज कंसिडर्ड टू बी द रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर। तो विवेकानंद अनुसार तो रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर की मतलब क्या है? ओके, तो ए रिलीजन, बी बिहेवियर, सी स्पिरिचुअल लाइफ, डी साइंस। इनमें से ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिहेवियर, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, रिलीजियन। ओके, फॉर विवेकानंद रिलीजियन इज कंसिडर्ड टू बी द रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर, ये लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 142 में लिखा गया है। 4th एंड 5th लाइन में लिखा गया है, ऊपर से 4th एंड 5th लाइन में लिखा गया है, मैं भी ये पढ़ रहा हूं। फॉर विवेकानंद रिलीजियन इज योग, इट इज पर्सनल चेंज, एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन, इट इज नॉट प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्ट्रिन, इट इज द रिकंडीशनिंग ऑफ वंस नेचर, ये लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 41, अकॉर्डिंग टू लेंसो गॉड्स आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस डैश। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है ए लेटर टू गॉड की क्वेश्चन, पेज नंबर 9 में ये आंसर है। ओके, यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ए हार्ट, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी कॉन्शियंस, ऑप्शन डी थॉट्स। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर, ये थॉट्स नहीं। ऑप्शन बी माइंड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हार्ट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेंसो गॉड्स आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, ये लिखा गया है। पेज नंबर 9 में आप देख सकते, 4th लाइन में देख सकते, नीचे से 4th लाइन नीचे से मैं भी ये पढ़ रहा हूं। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 42, big drops of rain began to fall when Lenzo and his family were dash। ये वाला क्वेश्चन है लेटर टू गॉड की क्वेश्चन। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, वॉकिंग इन द फील्ड, स्लीपिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हैविंग डिनर, ऑप्शन डी एट लंच। ये 4 ऑप्शन है यहाँ, इनमें से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी स्लीपिंग, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वर्किंग इन द फील्ड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैविंग डिनर, ये लिखा गया है। तो आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 8 में ये लिखा गया है, आप ये देख सकते। ये मैं भी पढ़ रहा हूं। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंसो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल। ओके, तो हैविंग डिनर इज द करेक्ट आंसर। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल व्हेन लेंसो एंड हिज फैमिली वे आर हैविंग डिनर, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 43, व्हाई डिड संस्कृत प्रूव्ड ए हार्डर टास्क। ये वाला क्वेश्चन एट द हाई स्कूल का क्वेश्चन। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ आपके लिए। ऑप्शन ए द संस्कृत टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर। ऑप्शन बी एवरीथिंग वाज टू मेमोराइज इन इट। ऑप्शन सी एवरीथिंग वाज नॉट टू मेमोराइज इन इट। ऑप्शन डी इट कमेंस फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड। ओके, तो गांधी जी के लिए संस्कृत क्यों एक हार्डर टास्क थी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है, इट कमेंस फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी एवरीथिंग वाज नॉट टू मेमोराइज इट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए द संस्कृत टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये लिखा गया है आपकी पेज नंबर 30 में, ये लिखा गया है। पेज नंबर 30 लास्ट 3 लाइन्स में ये लिखा गया है, मैं भी ये पढ़ रहा हूं। तो संस्कृत पैराग्राफ 6, संस्कृत however proved a harder task. In geometry there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit I thought everything had to be learnt by heart, in the sense to memorize. Okay, so everything was to memorize in Sanskrit, so Sanskrit proved a harder task for Gandhiji. Okay, number 44,
गांधीजी रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट इन डैश स्टैंडर्ड? ऑप्शन ए 5th और 6th, ऑप्शन बी 1st और 2nd, ऑप्शन सी 6th और 7th, ऑप्शन डी 7th। बट यहाँ ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट आंसर, नॉट 7th स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, 1st और 2nd स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, तो गांधी रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट इन डैश स्टैंडर्ड इन 1st और 2nd स्टैंडर्ड। ये एट दी हाई स्कूल टेक्स्ट की पेज नंबर 29 में लिखा गया है, 2nd पैराग्राफ में ये लिखा गया है। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ। आई रिमेंबर हैविंग, मैं ये पढ़ रहा हूँ। I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the 1st or 2nd standard. ये लिखा गया है। Okay? Number 45. In the text at the high school, Gandhi focuses on dash. यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। His life, ऑप्शन A, learning, ऑप्शन B, लर्निंग एट हाई स्कूल, ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी लाइफ एंड लर्निंग एट हाई स्कूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन के आंसर आपकी पेज नंबर 31 में, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 31 में लिखा गया है। अबाउट द ऑथर में लिखा गया है, लास्ट लाइन में लिखा गया है, आप ये देख सकते हैं। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट में पढ़ रहा हूं। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट गांधी फोकसेस ऑन हिज लाइफ एंड लर्निंग एट हाई स्कूल, ये लिखा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइफ एंड लर्निंग एट हाई स्कूल, ये करेक्ट आंसर। नंबर 46, वाई वॉज देयर द राइवलरी बिटवीन द पर्शियन एंड द संस्कृत टीचर्स, ये क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, ये एट द हाई स्कूल की क्वेश्चन। ऑप्शन ए टू टेम्प्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी टू स्टडी संस्कृत एंड पर्शियन, ऑप्शन सी टू टेम्प्ट स्टूडेंट्स टू स्टडी देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी टू रेज कॉम्पिटिशन बिटवीन देयर सब्जेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? Option A is the incorrect answer. Option A is the incorrect answer. There was the rivalry between the Persian and Sanskrit teachers to tempt students. This is incorrect answer. Option B ये भी incorrect answer है। Option D ये भी incorrect answer है। Option C is the correct answer. Okay? ये पेज नंबर 31 में ये लिखा गया है, मगर ये आंसर हिडन है। ओके, तो देयर वाज द राइवलरी बिटवीन द पर्शियन एंड द संस्कृत टीचर्स टू टेम्प्ट स्टूडेंट्स टू स्टडी देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नंबर 47, व्हिच इज रॉन्ग अबाउट सागादावा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। सागादावा के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इट इज बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लोकल्स वेयर ब्राइटली कलर्ड मास्क, ऑप्शन सी पीपुल विजिट मोनास्ट्रीज, ऑप्शन डी इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ए फुल मून डे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी दिस इज इनकरेक्ट आंसर, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन ए फुल मून डे। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, पीपुल ऑल्सो विजिट मोनास्ट्रीज। ऑप्शन ए इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, सागादावा इज ए बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट इट? यहाँ इनकरेक्ट क्या है? लोकल्स वेयर ब्राइटली कलर्ड मास्क, ये इनकरेक्ट है। यहाँ सागादावा फेस्टिवल के दौरान ये काम नहीं होते हैं। ओके, तो लोकल्स वेयर ब्राइटली कलर्ड मास्क ये लुसुंग फेस्टिवल में ये होते हैं। पेज नंबर 50 पैराग्राफ नंबर 15 में ये लिखा गया है। Losung is celebrated at the end of harvest season. Locals wearing brightly colored masks, ये लिखा गया है। नंबर 48, डैश फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर ए बर्ड, एक बर्ड के नाम के अनुसार कौन सा फेस्टिवल की जेनेसिस हुआ है? यहाँ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हॉर्नबिल, ऑप्शन बी निंगोल चकुआ, ऑप्शन सी वांगला, ऑप्शन डी लोसार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी लोसार, ये इनकरेक्ट आंसर है। तो लोसार इज फेस्टिवल, लोसार इज द फेस्टिवल व्हिच इज नेम्ड आफ्टर ए बर्ड, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी निंगोल चकुआ, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वांगला, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हॉर्नबिल, दिस इज करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेज नंबर 50 में, पैराग्राफ नंबर 14 में ये लिखा हुआ है। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कलरफुल, ये पैराग्राफ 14 में आप देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कलरफुल एंड चार्मिंग फेस्टिवल्स इज नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, एंड नेम्ड आफ्टर द स्टेट्स मोस्ट एडमायर्ड बर्ड। ओके, ये लिखा गया है। तो नंबर 49, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश। ऑप्शन ए मिजोरम,
ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो मेघालय इज द इनकरेक्ट आंसर। ओके, स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी त्रिपुरा, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मणिपुर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, पेज नंबर 49 में ये लिखा गया है, पैराग्राफ 8 में लिखा गया है। ओके, आप ये भी देख सकते हैं। द स्प्रिंग फेस्टिवल में पढ़ रहा हूं, द स्प्रिंग फेस्टिवल और चापचारकुट इज एन इंपोर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम, ये लिखा गया है। तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। नंबर 50, वाई आर 7 स्टेट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स? ये क्वेश्चन है। यहां 4 ऑप्शंस दिया गया है। दे आर नेबर्स, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दे आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दे आर कंटिग्यूअस स्टेट्स। ऑप्शन डी, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑप्शन ए, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। दे आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, दे आर कंटिग्यूअस स्टेट्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 47 में, पैराग्राफ 1 में ये लिखा गया है। मैं भी ये पढ़ रहा हूं। कंटिग्यूअस 7 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, ये लिखा गया है। ओके, पैराग्राफ 1 में ये लिखा गया है, पेज नंबर 47 में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, You have been watching this video for a long time. Thank you for watching and wish you all the best for your exams. Bye.